आवाज आ रही है? धातुओं के बारे में पढ़ेंगे हम। धातु किसे कहते हैं? आपने सोना, चांदी, लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम सब देखा है। ये सब क्या होती हैं? धातुएं होती हैं। हम थोड़ी सी यहाँ पर धातुओं के बारे में और व्याख्या करेंगे। धातुओं को हम यहाँ पर अपने एग्जाम में जो धातुओं से प्रश्न बन सकते हैं उस दृष्टि से देखेंगे। तो आपने आवर्त सारणी देखी होगी। आवर्त सारणी में जो बाईं ओर तत्व रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं? हम धातु कहते हैं। अब धातुएं बहुत ज्यादा कठोर भी हो सकती हैं, एकदम पत्थर से भी ज्यादा कठोर, जैसे कि लोहा है, और बहुत मुलायम भी हो सकती हैं, जैसे कि सोडियम में चक्कू से कट जाता है। मतलब अब धातुओं के अपने कुछ गुण होते हैं। तो धातुओं का पहला गुण ये होता है कि धातु जो होती हैं उनको अगर आप कूटोगे पीटोगे तो वो चद्दर बन जाता है। उन्हें क्या बन जाता है? चद्दर, यानी वो फैल जाती हैं। तो इसे हम बोलते हैं आघात वर्धनीय। आघात वर्धनीय, आघात देने पर वर्ध बड़ी हो जाती है, मतलब चद्दर बन जाता है। खींचोगे तो तार बन जाता है, इसे बोलते हैं तन्यता। तन्यता, इनमें करंट आता है, यानी कि ये अपने इलेक्ट्रॉनों का त्याग करते हैं। क्या करते हैं? इनकी बाहर वाली जो कक्षा होती है उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 से कम होती है, इसलिए ये क्या कर देते हैं? उन्हें दान कर देते हैं। और ये दान करने के गुण से ही इनमें क्या आते हैं? इनमें करंट आता है, यानी कि ये विद्युत के क्या होते हैं? सुचालक होते हैं। धातुएं सभी ठोस होती हैं, पर एक धातु जो है पारा, वो क्या होती है? वो लिक्विड अवस्था में पाई जाती। तो हम यही इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं कि धातु के गुण। तो आप नोट्स में से देख लें, और जो पीपीटी में अगर आप कुछ अलग से मटेरियल मिले तो उसको नोट में ही लिख लेना। मैं फिर बोल रहा हूँ, इधर ध्यान दो, बातचीत में मस्त मत रहो, मेरी बातों पर ध्यान दो। पीपीटी में अगर धातुएं हमारे नोट्स में भी दी हुई हैं, अगर पीपीटी में कुछ अलग मटेरियल मिले तो उसको नोट कर लेना, नोट्स में ही लिख लेना पीपीटी में से, ठीक है। तो धातुएं सामान्यतः चमकदार, आघात वर्धनीय। चमकदार आप जानते हैं, अगर तांबे को, लोहे को, एल्यूमिनियम को आप घिसोगे तो उसमें क्या होती है? एक चमक होती है। आघात वर्धनीय, उसके चद्दर बन जाता है पीटने पर। तन्य मतलब खींचते हैं तो तार बन जाते हैं। और इनका घनत्व तो बहुत ही अधिक होता है, मतलब ये ठोस होते हैं, घनत्व अधिक होता है सामान्यतः। प्रकृति में अधिकांश धातुएं खनिजों के रूप में पाई जाती हैं। क्या रूप में पाई जाती हैं? अब हमको पता होना चाहिए खनिज किसे कहते हैं। खनिज में आप देखोगे तो खनिज में दो शब्द हैं, एक है खान। खान का मतलब होता है खदान। खदान समझते हो ना, है ना? माइंस। और जा का मतलब होता है पैदा होना। जो खदानों से पैदा है उसे क्या कहते हैं? खनिज। खनिज के बारे में मैं ये भी कह सकता हूँ कि प्रकृति में स्वतंत्र रूप में जो भी पाया जाता है सब क्या कहलाता है? खनिज। आप कोई पत्थर उठा के ले आए वो क्या है? खनिज है। कोई पत्थर उठा के ले आए वो क्या है? खनिज है। पर क्या धातु उसमें कैसे मिलेगी? तो हमने कहा कि साहब अब हर प्रकार के पत्थर, अलग अलग प्रकार के पत्थर होते हैं। पत्थर बनता कैसे आपको समझना पड़ेगा कि जब पृथ्वी के अंदर से गर्म लावा निकलता है, ज्वालामुखी जब फटता है, वोल्केनो, तब वो लावा जम जाता है, उससे क्या बनते हैं? जमने से पत्थर बनते हैं। ऐसे पत्थरों को हम आग्नेय पत्थर कहते हैं। और उन्हीं पत्थरों में टूट फूट हो जाए और उनका जो रेशा है, उनका जो मलबा है, जो अवसाद है, जो कचड़ा है, जो मटेरियल एक जगह कहीं जमा हो जाए, उसके जमा होने से बनते हैं अवसादी सेल। और इन दोनों की जब रूप बदल जाते हैं तो उससे बनते हैं कायांतरित सेल। जब इन बहुत दिनों के बाद ताप और दाब के परिणाम स्वरूप इनका रूप बदल जाए उसे क्या कहते हैं? हम पत्थर तीन प्रकार के होते हैं, आग्नेय, अवसादी और कायांतरित। आपने जो है जियोग्राफी में ये पढ़ा भी होगा। इन्हीं पत्थरों को हम खनिज कहते हैं। और इन्हीं पत्थरों में जब किसी पत्थर में किसी धातु की मात्रा अधिक होती है, धातु यानी कि लोहा, सोना, चांदी, एल्यूमिनियम की मात्रा अधिक है। मान लीजिए कोई पत्थर है, उस पत्थर में, ये कोई पत्थर है, इस पत्थर में मैंने कह दिया कि साहब 60% इसमें क्या है? इसमें लोहा है। क्या है? लोहा। तो इस पत्थर को हम क्या कहेंगे? उस खनिज को, पत्थर माने खनिज है, इस खनिज को हम क्या कहेंगे? उसका अयस्क। क्या कहेंगे? अयस्क। अयस्क क्या होता है समझ में आई आपको? वह खनिज जिसमें किसी धातु की मात्रा अधिक होती है, उसे, उस खनिज को, उस धातु का अयस्क कहते हैं। क्या कहते हैं? समझ में आई मेरी बात? अब हमें उस पत्थर में जो अशुद्धि है, यानी इसमें 40% तो कुछ और मटेरियल है ना, 40% क्या है? कुछ और मटेरियल है, हो सकता जो भी हो।
इसको अलग करना है और इसको अलग करना है 60% को, यानी कि हमें शुद्ध करना होगा, उसमें से गंदगी को हटाना होगा, 60% लोहा निकालना होगा। इस क्रिया को कहते हैं धातु कर्म। क्या कहते हैं? ये पत्थर जाएगा फैक्ट्री में, कारखाने में, वहां पर इसमें से क्या है, अशुद्धि को अलग किया जाएगा। अशुद्धि को अलग करके जो मटेरियल बनता है उसे क्या कहते हैं? हम धातु कहते हैं। तो भाई जिन खनिजों में धातुएं अधिक मात्रा में पाई जा सकती हैं उनको क्या कहते हैं? अयस्क कहते हैं। जैसे एल्यूमिनियम, लोहा, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम और टाइटेनियम, ये सब काय के उदाहरण है? धातुओं के उदाहरण है। ये सब क्या है? धातु हैं। अब हर धातु का कोई ना कोई खनिज में अधिक मात्रा में पाई जाती है। जैसे कि मैं कहूँ एल्यूमिनियम है, तो एल्यूमिनियम जो होता है वो वॉक्साइड नाम के एक पत्थर में बहुत ज्यादा पाया जाता है, इसलिए हम एल्यूमिनियम का एस कैसे कह देते हैं? वॉक्साइड। लोहा होता है वो हेमेटाइट नाम के एक पत्थर में अधिक पाया जाता है, इसलिए लोहे का एस क्या हो जाएगा? हेमेटाइट, मैग्नेटाइट। तो ऐसे ही आपको पूरा का पूरा चार्ट दिया हुआ है और मैंने आपको एक दिन याद भी करवाया था कि कौन से किस धातु का अयस्क कौन सा होता है। अयस्क समझ में आ गया आप लोगों को? अयस्क क्या होता है? जब किसी खनिज में किसी धातु की मात्रा अधिक होती है तो उसे उस धातु का अयस्क कहा जाता है। वैसे तत्व धातु कहलाते हैं जो इलेक्ट्रॉनों को क्या करते हैं? त्याग करते हैं और धनायन बनाते हैं। आप लोग जानते हैं, जैसे मैंने कहा सोडियम था, अब सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 है, इसका परमाणु विन्यास करेंगे 2, 8 और 1, यानी बाहर वाली कक्षा में कितना है? 1 है। 1 है तो इस 1 को ये छोड़ देगा, त्याग देगा, इसलिए इस पे क्या कौन सा आयन आ जाएगा? प्लस आयन। जब कोई परमाणु अपने तत्व को त्यागता है तो उसे हम क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। और उस पर कौन सा आयन होता है? धन आयन होता है, क्योंकि उसके अंदर केंद्र में क्या बढ़ जाता है? प्रोटॉन की संख्या बढ़ जाती है। प्रोटॉन पे प्लस आयन होता है, इसलिए प्लस आयन आ जाता है। ये मैं आपको बहुत बार बार समझा चुका हूं। अब जैसे ये सोना, चांदी है ना, तांबा, ये सब क्या है? धातु होते हैं। अब धातुओं की प्राप्ति कहाँ से होती है? तो हम जो भूपर पट्टी है हमारी, भूपर पट्टी मतलब जैसे हम क्रस्ट कहते हैं, जमीन की ऊपरी सतह, इसी पर खदान है, इसी पर जमा हुआ है, जितना भी मैग्मा आके यहीं जम जाता है और इसी में हम खदान से खोदते हैं तो हमें क्या मिलती हैं? धातुएं मिलती हैं। पर धातुएं शुद्ध रूप में नहीं मिलती हैं, धातुएं हमें क्या मिलती हैं? किन्हीं पत्थरों में मिलती हैं। उन पत्थरों को खनिज कहते हैं। खदान से जो मटेरियल निकला वो खनिज, और यदि किसी पत्थर में धातु की मात्रा अधिक है तो वह धातु का अयस्क। उस अयस्क को हम शुद्ध करेंगे कारखाने में ले जाकर, तो उससे प्राप्त होगी हमको धातु। तो वही देखिए, पृथ्वी या भूपर पट्टी पर धातुओं का मुख्य स्रोत है। धातु कहाँ से मिल रही है हमें? इस भूपर पट्टी से ही मिल रही है। पृथ्वी के ऊपर की जो पपड़ी है, परपट्टी है, क्रस्ट है, भूपर पट्टी में मिलने वाली धातुओं में सबसे ज्यादा कौन सी धातु मिलती है? एल्यूमिनियम 7%, एल्यूमिनियम, लोहा 4% और कैल्शियम 3%। केवल धातुओं की बात कर रही है। ओवरऑल अगर हम बात करें सबसे ज्यादा तत्व कौन सा पाया जाता है? ऑक्सीजन। लेकिन ऑक्सीजन धातु नहीं है, वो क्या है? एक अधातु है। क्या है? अधातु। ऑक्सीजन धातु नहीं होती। तो ये सबसे नंबर 1 पे क्या है? एल्यूमिनियम, दूसरे पे लोहा है और तीसरे पे कैल्शियम। ये क्या है? तीनों धातु हैं। खनिज की बात करें तो खनिज किसे कहते हैं? मैं आपको समझा चुका हूँ अभी खनिज के बारे में कि भूपर पट्टी में प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। जो नेचुरली पाया जा रहा है, जिसमें जो कुछ मिला है, चाहे तो तत्व हो या फिर वो यौगिक हो, क्या सब क्या कहलाता है? खनिज कहलाता है। अयस्क किसे कहते हैं? अयस्क वे खनिज जिनमें धातु को सुगमता पूर्वक मतलब आसानी से या लाभकारी रूप में निष्कासित किया जा सकता है, उसे क्या कहते हैं? अयस्क। जिस पत्थर से हम आसानी से निकाल सकते हैं, आप किससे निकाल सकते हैं? जिसमें ज्यादा होगा उसी से निकाल सकते हैं, उसे क्या कहेंगे? उस धातु का अयस्क कहेंगे। अयस्क निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको फैक्ट्री में लाना पड़ेगा उसको, तो उसे जब निकालने की जो क्रिया होती है उसे क्या कहते हैं? धातु कर्म। क्या कहते हैं? धातु कर्म। अयस्कों में धातु के निष्कर्षण परिष्करण से संबंधित विभिन्न प्रक्रमों को क्या कहते हैं? धातु कर्म। निकालने के लिए जो हम निष्कर्षण के लिए या परिष्करण के लिए जो बहुत सारे प्रक्रम यानी बहुत सारी क्रियाएं करते हैं उसे क्या कहते हैं? धातु कर्म कहते हैं। अब क्या होता है कि देखो भाई, ये मान लीजिए किसी पत्थर में 60% एल्यूमिनियम में 40% कुछ और मटेरियल है, इतने आसानी से तो वो निकलेगा नहीं, उसे कुछ ना कुछ तो हमें करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं? अयस्क में जो अशुद्ध पदार्थ होता है उसे क्या कहते हैं? गैंग कहते हैं। 40% मैंने कहा कि साहब ये कोई धातु है, ये कोई धातु है, इसमें 60% क्या है? 60% लोहा है, मान लीजिए क्या है? लोहा। और 40% कुछ गंदी मटेरियल है, इसको क्या कहेंगे हम? गैंग। जो गंदगी है उसे क्या बोलेंगे? गैंग। ठीक है।
सॉरी, हाँ, अशुद्ध पदार्थ को क्या बोलेंगे? शुद्ध पदार्थ को क्या बोलेंगे? गैंग। शुद्ध पदार्थ क्या बोलेंगे? गैंग। अच्छा, नहीं नहीं, अयस्क में मिले अशुद्ध पदार्थ, अशुद्ध ही इसमें आ लगा लो, ये गलती से लिखा हो गया, ये गलत लिखा है, अशुद्ध पदार्थ ही होता है गैंग, यही है गैंग। ये तो धातु है ना, नहीं आ रही बात समझ में? ये तो यहाँ पर शुद्ध नहीं है, अशुद्ध है। क्या है? अशुद्ध। जो गंदगी है उसे क्या बोलते हैं? गैंग बोलते हैं। उसे हटाने के लिए हमें, मान लीजिए पत्थर है, इसमें 60% लोहा है, 60% क्या है? लोहा है। अब 60% जो लोहा है और 40% क्या है? गैंग। गैंग मतलब क्या? उसमें गंदगी है। इस गंदगी को हटाने के लिए हमें कुछ उसमें एक्स्ट्रा मटेरियल मिलाना होता है। समझ रहे हैं मेरी बात? एक्स्ट्रा मटेरियल मिलाना होता है ऊपर से, जिससे वो गंदगी छटके अलग हो जाए, गंदगी छटके अलग हो जाए। कुछ मिला दो, जैसे कि दूध है, उसमें मैंने नींबू डाल दिया तो दूध का जो प्रोटीन, दूध अलग हो जाएगा, पानी अलग हो जाएगा, दही बन जाता ना। तो ऐसे ही हमने कहा उसमें कुछ ऊपर से डालते हैं तो क्या होता है? अयस्क में मिले गैंग, ये गैंग है, यानी जो अशुद्ध पदार्थ होता है को हटाने के लिए बाहर से मिलाए गए पदार्थ को क्या कहते हैं? फ्लक्स। ये फ्लक्स क्या होता है? जो बाहर से मिलाया गया है उस गैंग को हटाने के लिए। अब जो मटेरियल हट जाएगा, यानी उसमें क्या है? एक तो गैंग है और दूसरा क्या है? फ्लक्स है। तो उसको हम क्या बोलेंगे? स्लैग या धातु मल। धातु मल क्या हो गया? गैंग और फ्लक्स के मिलने से बना पदार्थ क्या कहलाता है? धातु मल। गैंग और फ्लक्स के मिलने से जो मटेरियल तैयार होता है उसे क्या बोलते हैं? धातु मल। एक पत्थर लाए थे, उस पत्थर में 60% लोहा था, 40% गंदगी थी, उस गंदगी को कहते हैं गैंग। उस गैंग को हटाने के लिए ऊपर से मिलाते हैं फ्लक्स। फ्लक्स और गैंग का जो मिश्रण होता है उसे बोलते हैं स्लैग या धातु मल। धातु की गंदगी, मल का मतलब क्या होता है? गंदगी। अब जो हमारे पास शुद्ध मटेरियल बचता है वो क्या होती है? धातु। क्या होती है? धातु। दुनिया में बहुत सारी धातु हैं और हर धातु का अपना अपना अयस्क होता है, क्योंकि हर धातु किसी न किसी पत्थर से प्राप्त तो होगी होगी। तो धातु और उनके प्रमुख अयस्क आपके नोट्स में दिए हुए हैं, वहीं पर दिए हैं। देखिए, सिल्वर, चांदी जो होता है उसका उसका अयस्क क्या होता है? उसका अयस्क होता है रूबी, सिल्वर, पायरा, गायराइट। गायराइट, रूबी, सिल्वर, पायरा, गायराइट। इन पत्थरों से क्या मिलता है? चांदी मिलता है। सोना जो होता है वो कैसे मिलता है? काल्वेराइट, सिल्वेनाइट, बेराइट, इन पत्थरों से मिलता है। ऐसे जेड एन यानी जिंक होता है, वो जिंक ब्लेड, कैलेमाइन, जिंकाइटाइट। पारा जो होता है, पारा एच जी, जिसे मरकरी भी कहते हैं, वो कैसे मिलता है? सिनेवार। टिन जो होता है, टिन, एसएन, वो कैसीटेराइट से मिलता है। ऐसे ही लेड जो होता है, लेड, लेड मतलब, लेड को हम सीसा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सीसा। सीसा, ये कांच मत समझ लेना इसको, ये धातु है ना? ये धातु होती है लेड, जिसका सूत्र होता है पीबी। ये मिलता है हमें किस अयस्क से? गैलेना से। लोहा जो होता है, एफ ई, फेरस जिसे कहते हैं हम, उसके बहुत सारे अयस्क हैं, जैसे हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, सिडेराइट, आयरन, पायराइट, कैल्कोपायराइट। ये सब काय के अयस्क हैं? लोहे के अयस्क। निकिल जो होता है उसका अयस्क होता है मिलेराइट। क्रोमियम जो होता है, सीआर, उसका होता है क्रोमाइट। पायरोल्यूसाइट, सीलोमिलिन या मैनाटाइट, ये सब काय के अयस्क हैं? क्रोमियम। तो कम से कम इतने तो आपको याद होना चाहिए। वैसे तो बहुत सारी धातु हैं, पर कम से कम इतना हमको याद, तो जो हमारे नोट्स में दिया वो तो याद होना ही चाहिए। ये मैं पूछूं, समझ गए? इसलिए मैंने आपको होमवर्क नहीं दिया ना आपसे अलग से कुछ, क्योंकि इसमें ही बहुत होमवर्क हो जाएगा। सोडियम है, इसका है चिली साल्ट बीटा, ट्रोना, बोरेक्स, साधारण नमक। एल्यूमिनियम है, इसका क्या होता है? बॉक्साइड मुक्त होता है, बाकी कोरंडम, फेल्सपार, क्रोलाइट, एलुनाइट, कायोलिन। पोटेशियम का जो होता है, लाइटर, कार्नेलाइट। मैग्नीशियम जो होता है, मैग्नेसाइट, डोलोमाइट, एप्सम, लवण, कीसेराइट, कार्नेलाइट। कैल्शियम, सीए, डोलोमाइट, कैलासाइट, कैल्साइट, जिप्सम, फ्लोरस्पार, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सिलिकेट या एस्बेस्टस। अब ये आपको दिमाग में, अब आपका दिमाग चीज़ों को झेलना यहाँ से बंद हो जाता है, क्योंकि अब एक ही जैसी चीज़ें बहुत सारी होती हैं, इनमें कोई रस तो है नहीं है, कोई मज़ा तो है नहीं है।
जब हमारे मस्तिष्क को मजा मिलना बंद हो जाता है तो हम उन चीजों से फिर दूर भागते हैं। फिर हमको लगने लगता है कहाँ पढ़ रहे हो, कहाँ पढ़ रहे हो, क्या ऐसी कंडीशन आने लगे तो समझ लेना कि अब आपको चीजें याद नहीं होंगी। इसलिए सबसे पहला तो ये कि अपना आनंद, अपना उत्साह, अपना रुचि, अपना इंटरेस्ट जगाए रखें कि हमको पढ़ना ही पड़ेगा, पेपर में आता है। कैसे होगा, क्या होगा, हम जगह तांबा जिसे हम कॉपर कहते हैं, तो आप उसे रिलेट कर लो, क्या कॉपर, क्यूप्राइट, कॉपर ग्लास, कॉपर। सरल है, अगर पढ़ोगे तो आपको याद आसानी से हो जाएगा। अब हम धातुओं के गुणों की बात कर लेते हैं। धातुओं के गुणों को हम दो तरीके से देख लेते हैं, एक तो भौतिक गुण और दूसरे रासायनिक गुण। देखो किसी भी चीज का भौतिक और रासायनिक गुण का मतलब क्या होता है, पहले ये समझ लीजिए। जैसे मैंने कहा कि ये दो लड़की हैं, हम इनकी तुलना करते हैं भौतिक और रासायनिक गुण की। भौतिक गुण वे होते हैं जो मैं इंद्रियों से महसूस कर सकता हूँ। इंद्री जानते ही हो, आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा। छू के, चख के, आंख से देख के, सूंघ के, जो मुझे समझ में आता है वो सब क्या होता है, भौतिक गुण। मैंने कहा ये लड़की काली है, ये गोरी है, तो ये क्या हो गया, भौतिक गुण। ये लंबी है, ये ठिगनी है, ये कौन सा गुण हो गया, भौतिक गुण, है ना। तो ये भौतिक गुण है जो मैं बाहर से देख रहा हूँ। लेकिन मैंने कहा इसका ब्लड ग्रुप ओ है, इसका ब्लड ए बी है, क्या मैं आंख से देख सकता हूँ, मुझे चेक करना पड़ेगा, है ना। तो ये जो आंतरिक गुण होते हैं जिन्हें हम भौतिक इंद्रियों से नहीं समझ सकते, उन्हें क्या बोलते हैं, रासायनिक गुण बोलते हैं, है ना। मैंने कहा कोई धातु मुलायम है, कोई धातु कठोर है, ये कौन सा गुण है, भौतिक गुण है। लेकिन अगर मैं ये कह दूं कोई भाई इस धातु में इलेक्ट्रॉन की संख्या इतनी है तो ये कौन सा गुण हो जाएगा। तो वो बात वही है, देखिए धातुओं के भौतिक गुण। सामान्यतः धातुएं चमकदार होती हैं, ऊपर से दिख रही हैं हमको चमकदार हैं, आघातवर्त नहीं है, है ना, चद्र बन जाएगा। तन्य होती है, धातुओं को हथौड़े से पीट कर बहुत ही पतली चादर के रूप में डाला जा सकता है। सोना और चांदी सबसे ज्यादा आघातवर्धनी होते हैं। आपने सोने का वर्क देखा होगा, मिठाइयों पर लगा एकदम पीले कलर का। चांदी का वर्क देखा होगा, जब बर्फी खाई उसको चांदी का वर्क लगा रहता है, वो सफेद सफेद एक पन्नी सी लगी रहती है, वो क्या होती है, चांदी का वर्क होता है। हालांकि सामान्यतः आपको चांदी का वर्क कोई नहीं देता, वो वर्क काय का होता है, एल्यूमिनियम का वर्क होता है। काय का, एल्यूमिनियम का, है ना। मिठाई पे लगा दी, महावीर स्वीट्स वाले ने सफेद चांदी का वर्क लगा दी, वो एल्यूमिनियम भी एकदम चांदी जैसा ही होता है, पतली पन्नी बंदी, वो भी एकदम सफेद हो जाता है। सोना या चांदी सर्वाधिक तन्य धातु है। सबसे ज्यादा तार भी सोने चांदी का बन सकता है, सबसे ज्यादा पतली चादर भी सोने और चांदी की ही हो सकती है। 1 ग्राम सोने से, अगर आप 1 ग्राम सोना ले लोगे तो 2 किलोमीटर लंबी तार बनाई जा सकती, समझ रहे हो। तो 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार खींचा जा सकता है, इतनी तन होती है, बहुत ही पतला तार बन जाता है। आपने देखी होंगी ना, आपने चूड़ियां देखी होंगी, सोने की चूड़ियां पहनी रहती हैं महिलाएं, वो भाई इतनी बड़ी बड़ी चूड़ियां हैं, पर पता होता है कि उनमें अंदर क्या भरा हुआ है, लाख भरी हुई है। ऊपर मात्र इतनी सी पतली पन्नी लगी हुई है, काहे की, सोने की लगी हुई है। तो वो ये तार सबसे लंबा कैसा होता है, सोने का। पारा धातु है, परंतु ये किस अवस्था में है, द्रव अवस्था में। मर्क्यूरी पारा आपने देखा होगा, जिसका उपयोग कायम करते हैं थर्मामीटर में। और यह ना तो आघातवर्धनी है, अब आए तुम कूटोगे थोड़ा सा उचक जाए, पूरे में छींटा पड़ जाए, समझ रहे हो। और ना ही है तन, यानी ना ही इससे चद्र बन सकती है, ना ही इसका तार खींचा जा सकता है। धातुएं सामान्यतः ऊष्मा एवं विद्युत की सुचालक है, मतलब इनमें करंट भी आता है क्योंकि अपने इलेक्ट्रॉन का त्यागती हैं और ये गर्म भी हो जाती हैं। उदाहरण के लिए सोना, चांदी, तांबा, ये ऊष्मा के बहुत अच्छे सुचालक माने जाते हैं। सबसे अच्छा करंट आता है चांदी में, दूसरे नंबर पे तांबे में, तीसरे नंबर पे एल्यूमिनियम में। सबसे सुचालक का मतलब है कि जितना ये तार है, जितना करंट यहां से डाला जाए उतना ही करंट यहाँ निकल के आ जाए, बीच में तार करंट को पीते ही नहीं। पर चांदी के तार डालोगे तो चोर सब तार काट ले जाएंगे, बढ़िया सब उठा ले जाएंगे तार। वो तांबा भी महंगा है, इसलिए काय का प्रयोग करते हैं अपन, एल्यूमिनियम का, ठीक है। विद्युत धारा के सर्वोत्तम चालक चांदी, तांबा है, परंतु पारा, मरकरी एवं लोहा ठीक इसके विपरीत विद्युत धारा के प्रभाव में अवक्षेप कृत अधिक प्रतिरोध पैदा करते हैं। अपन लोहे के तार इसलिए नहीं बनाते क्योंकि लोहा पूरा करंट को पी जाएगा, इसमें प्रतिरोध बहुत ज्यादा होता है। धारा को जो रोकता है उसे क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रतिरोध। समझ में आ रही बात। धारा मतलब करंट इधर से बाहर आए, इधर निकलना है, तो बीच में अगर उसको रोके तो तार, जिसमें जितना ज्यादा प्रतिरोध होगा वो उतना ही ज्यादा गर्म हो जाएगा तार। धातुओं के अब हम देखते हैं रासायनिक गुण। रासायनिक गुण की बात करें तो धातुएं विभिन्न प्रकार के अधातु
जैसे कि हाइड्रोजन, क्लोरीन, सल्फर, ऑक्सीजन आदि से प्रतिक्रिया कर यौगिक का निर्माण करती हैं। आप देख लीजिए कोई भी धातु एक तरफ ले लो, धातु एक तरफ ले लो, अधातु। जैसे मैंने धातु ले ली, कौन सी? कॉपर ले ली, क्या हो गया? Cu। Cu क्या हो गया भाई? Cu हमारा क्या है? कॉपर है। इसमें क्या मिला दिया मैंने? ऑक्सीजन। तो बताओ ये क्या बनाएगा? कॉपर ऑक्साइड। मैंने ले लिया Zn, क्या है? जिंक। Zn क्या है? Zn क्या है? धातु है। और इसको मिला दूं मैं काय से? सल्फर से। तो जिंक सल्फाइड क्या हो गया? जिंक सल्फाइड। बात समझ में आ रही मेरी? जैसे मैंने ले लिया, हमारा ले लिया क्या? Na, क्या है? धातु। क्या मिला दिया? Cl। क्या बन गया? सोडियम क्लोराइड। ये क्लोरीन से मिल गया तो क्या हो गया? सोडियम क्लोराइड, कॉपर ऑक्साइड, जिंक सल्फाइड। तो क्या कह रहे हैं? जो सोडियम हाइड्रोजन से, धातुएं हाइड्रोजन से, क्लोरीन से, सल्फर से, ऑक्सीजन से आदि से क्रिया करके बहुत सारे यौगिक बनाती हैं। अब अलग अलग धातु अलग अलग प्रकार के गुण प्रदर्शित करती है। जैसे अगर मैं बात करूं एल्यूमिनियम, तो आप सब लोगों ने एल्यूमिनियम देखा हुआ है। हमारे घर में जो हत्ता है, जो डेगची है, चाय बनाते हैं जिसमें हत्ता होता है ना। बहुत सी हमारे जो बर्तन होते हैं किचन में एल्यूमिनियम के बने होते हैं, भगोना भगोनी होते हैं एल्यूमिनियम के। एल्यूमिनियम के सिक्के भी बनते हैं। तो एल्यूमिनियम धातु के तार भी खींचा, जितने भी तार डाले हैं लाइन में विद्युत में, सब मुकाए के एल्यूमिनियम के। एल्यूमिनियम विद्युत का बहुत सुचालक धातु है। सामान्यतः ये काय से मिलता है? बॉक्साइट नाम के अयस्क से मिलता है। अयस्क तो इसके बहुत सारे हैं, पर इसका प्रमुख अयस्क कौन सा है? बॉक्साइड है। सफेद कलर का होता है एल्यूमिनियम, लेकिन उसमें कुछ गंदगी मिली रहती है, इसके कारण उसका हल्का रंग कैसा हो जाता है? थोड़ा सा हरे कलर का, ये हमको नीले कलर का दिखाई देता है, थोड़ा सा नीला होता है चांदी की अपेक्षा। मिठाइयों का वर्क जो होता है वैसे चांदी का बनता है, लेकिन लोग अपने पैसा कमाने के लिए एल्यूमिनियम का वर्क बना देते हैं, सस्ते में पड़ जाता है एल्यूमिनियम का वर्क। विद्युत का सुचालक होने के कारण इसका विद्युत उपकरणों में इसका बहुत ज्यादा उपयोग तार खींचने में किया जाता है। मूर्ति सिक्के बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। क्योंकि ये धातु बहुत कैसी होती है? हल्की होती है, लोहे की अपेक्षा कैसी होती है? वजन इसमें कम होता है। इसलिए हम वायुयान वगैरह में, पानी के जहाज बनाने में इसमें इसको उपयोग कर सकते हैं। और यह धातु बहुत ही आसानी से मुड़ जाती है। तो जहां हम लोहे का प्रयोग नहीं कर सकते वहां हम एल्यूमिनियम का प्रयोग कर सकते हैं। यह अलोह धातु है। तो एल्यूमिनियम मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता, मतलब फ्री एकदम मुक्त अवस्था में एल्यूमिनियम पाया जाएगा तो किसी न किसी के साथ में ही पाया जाएगा। मुक्त अवस्था समझ रहे हो? एकदम फ्री नहीं पाया जाता। यह धातु संयुक्त अवस्था में विभिन्न अयस्कों के रूप में पाई जाती है। संयुक्त अवस्था मतलब और अन्य धातुओं से मिलके। एल्यूमिनियम के मुख्य खनिज कौन कौन से हैं? बॉक्साइट, एम्ब्रो, फेल्सपार, लापिस, लाजुलीब, क्रोमोलाइट, लैनुटाइट, नीलम इत्यादि। लेकिन मेनली कौन सा है? बॉक्साइट। औद्योगिक रूप में एल्यूमिनियम बॉक्साइट से प्राप्त किया जाता है, जिसमें एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है, यानी एल्यूमिनियम काय से मिला होता है? ऑक्सीजन से। समझ रहे हो? यानी यौगिक के रूप में पाया जा रहा है। आगे बात करते हैं। एल्यूमिनियम का मुख्य अयस्क बॉक्साइड है, जो एल्यूमिनियम के जलयोजित ऑक्साइड के रूप में पाया जाता है। एल्यूमिनियम चांदी के समान सफेद धातु होती है, लेकिन अपद्रव्य उपस्थित, यानी कि उसमें ऑक्सीजन वगैरह मिली है, इसलिए उपस्थित होने के कारण इसका रंग कुछ हल्का सा नीला सा हो जाता है। यह धातु ऊष्मा और विद्युत की सुचालक मानी जाती है। आप जानते हैं पहले नंबर पे चांदी, दूसरे नंबर पे तांबा और तीसरे नंबर पे क्या आती है? एल्यूमिनियम, विद्युत सुचालक के मामले में। इसलिए इसका उपयोग अपन कायम करते हैं विद्युत लाइन में तारों के रूप में। एल्यूमिनियम का उपयोग घरेलू बर्तन, मोटर, वायुयान बनाने में किया जाता है। क्योंकि वायुयान इसलिए बना रहे हैं क्योंकि हवाई जहाज में जितना कम वजन होगा उतना अच्छा है। ये धातु कैसी है? हल्की है। मिठाई, सिगरेट में लिपटे पतले पत्थर जो होते हैं वो काय के बने होते हैं? एल्यूमिनियम के बने होते हैं। अगली धातु हमारी कौन सी है? तांबा। तांबा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कॉपर। आप सबने तांबा देखा है? तांबे के सिक्के, तांबे के तार, तांबे की मूर्तियां, तांबे के बर्तन में पानी रख के हम पीते हैं तो हमारे पेट के लिए, स्वास्थ्य के लिए ठीक माना जाता है। लेकिन तांबा शरीर में ज्यादा भी ना हो जाए। तांबा अगर शरीर में ज्यादा पहुंच गया किसी भी कारण से तो हमें एक बीमारी हो जाती है, इसे बोलते हैं बिल्सन रोग। क्या बोलते हैं? तांबे की शरीर में अगर अधिकता हो जाए तो उसे बोलते हैं बिल्सन रोग, जिससे हमारी मांसपेशियों में ऐंठन होने लगती है। ठीक है। अफ्रीका के लोग तांबे के बर्तन में बीयर डाल के पीते हैं, वैसे उनमें सामान्यतः ये बिल्सन रोग देखने को मिलता है। तांबा भी विद्युत का सुचालक होता है, इसलिए जितने भी हमारे पंखा, मोटर होते हैं उनमें तांबा के तार का प्रयोग किया जाता है। तांबा मुक्त अवस्था में, संयुक्त, दोनों अवस्था में प्राप्त पाया जाता है, यानी अकेला भी रह सकता है और अन्य धातु के साथ मिलकर भी रह सकता है। तांबे का मुख्य अयस्क क्या है? कॉपर पायराइट, कॉपर ग्लास या फिर क्यूपराइट, और एक और है मैकेलाइट। तांबा गुलाबी रंग की चमकदार धातु है, लेकिन आप देखते हैं तांबे को यदि खुला छोड़ दो,
कुछ दिन रखा रहे तो तांबे के ऊपर हरी नीली परतें पड़ जाती हैं, उसका जो चमकदार रंग होता है वो एकदम फीका सा पड़ जाता है, काला सा पड़ जाता है। होता क्या है, तो तांबा कैसे क्रिया कर लेता है वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन से, वो क्या बना लेता है, वो कॉपर ऑक्साइड क्या बना लेता है, उसके ऊपर अपना नींबुआ से धो दो, नींबू साफ कर दो एकदम वापस से चमकदार, खटाई से धो दो तो पूरा चमकदार निकल आता है। ठीक है, तो क्या होता है कि आप देखेंगे कि जैसे ही आप नींबू से धोएंगे तो अम्ल उस पर क्रिया करेगा और वो धातु ऑक्साइड को मिटा देगा। ठीक है, तांबा की खदान मध्य प्रदेश में बहुत बड़ी खदान है, मलाजखंड बालाघाट में, बालाघाट जिला है जो मध्य प्रदेश का, उसमें एक खदान है क्या, मलाजखंड, जो भारत में सबसे बड़ी खदान है मलाजखंड। तांबे की एक खदान बहुत फेमस है राजस्थान की, जिसका नाम है खेतड़ी, खेतड़ी खदान। खेतड़ी के महाराजा ने स्वामी विवेकानंद को पाई दी थी, आपको याद है, मैंने पढ़ाया था। तो खेतड़ी राजस्थान में। जबकि तांबा दुनिया में सबसे ज्यादा मिलता है चिली देश है, दक्षिण अमेरिका में एक देश है, लंबा सा देश है चिली, दक्षिण अमेरिका देखोगे ना लास्ट में पीला सा लंबा देश है वो, उसका नाम क्या है, चिली। चिली में सबसे ज्यादा तांबा पाया जाता है। ठीक है, तांबे का जो क्वथनांक होता है, क्वथनांक मतलब तांबा को यदि आप गर्म करो और वो क्या है, उबल जाए, और जब भी कितना होता है 2320 डिग्री सेल्सियस, इतने तापमान पर तांबा उबल के भाप बनने लगता है। इसे उबालने पर इसमें से हरे रंग की वाष्प निकलती है। तांबे का उपयोग विद्युत तार, विद्युत उपकरण, कोई भी लाइट करंट से चलने वाले, इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले डिवाइस, चाहे तो पंखे हों मोटर हों, सब कैसे बनते हैं, तांबे से। विद्युत लेपन, कैलोरीमीटर, सिक्के, बर्तन के निर्माण में किया जाता है। तांबे मनुष्य में तांबा या कॉपर की मात्रा वृद्धि हो जाने पर विल्सन नामक क्या हो जाता है, रोग हो जाता है। कल मैं आपसे सब यही पूछने वाला हूं। वैसे तो मैंने आपसे हमेशा कहा है कि पहली प्राथमिकता आपकी यही होनी चाहिए कि जो क्लास में पढ़ाया गया उसको बहुत अच्छे ढंग से पढ़ के आओ। वो सबसे पहले आप होमवर्क जो होता है वो बात की चीज होती है, पहले क्लास में जो पढ़ाया उसे पढ़ो अच्छे से, सारी चीजें आपको हो जाएं। इसके बाद बात करते हैं क्या कि हम लोहे की, आयरन, लोहा। दैनिक जीवन में लोहे ने बड़ी क्रांति कर दी है। अगर लोहा ना होता तो हमारे जीवन में, लोहे की खोज 1000 ईस्वी में हुई थी। ऋग्वैदिक काल के बाद जब उत्तर वैदिक काल शुरू होता है, 1000 ईसा पूर्व की बात कर रहा हूँ, 1000 वीसी में लोहे की खोज हुई थी। लोहे को हमारे जो वैदिक साहित्य में, लोहे को वैदिक साहित्य में कृष्ण अयस्क के नाम से जाना जाता है। लोहा कृष्ण अयस्क किसे कहते हैं, लोहे को कहते हैं। इसकी खोज हुई थी उत्तर वैदिक काल में 1000 ईसा पूर्व में, और ये एक बड़ी क्रांति थी। आज हम बिना लोहे के अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। हमारी छोटी मशीनों से लेके, हमारी बिल्डिंगों से लेके, हमारे सारे यंत्र में काय का प्रयोग हो रहा है, लोहे का प्रयोग हो रहा है। लोहे को आयरन कहा जाता है, लेकिन इसका सूत्र होता है Fe। Fe का मतलब होता है फेरस। लोहे को फेरस कह दो, आयरन कह दो, है ना, लोहा कह दो। इसका प्रमुख अयस्क क्या है, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, आयरन पाइराइट। हेमेटाइट मुख्य अयस्क है, बाकी हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, आयरन पाइराइट ये इसके अयस्क होते हैं। हमारे शरीर में भी लोहा अगर ना हो तो हमारा जीवन नहीं चल पाएगा, क्योंकि हमारे शरीर में जो, हमारी खून में हमारी जो आरबीसी होती है, हमारे खून में जो आरबीसी जानते हो ना, लाल रक्त कणिकाएं, वो उनका जो निर्माण होता है वो लोहे से ही होता है। उसमें जो पाया जाता है हीमोग्लोबिन, क्या होता है, हीम माने क्या होता है, लोहा, और ग्लोबिन क्या होता है, प्रोटीन। हीमोग्लोबिन मिलकर के ही हमारे शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करता है। क्या करता है, पूरे ऑक्सीजन को पूरे शरीर में ट्रांसपोर्ट करता है। कौन, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन मतलब कौन, आरबीसी। उसमें है क्या, लोहा। ये लोहा होता है जब हमारा हृदय रक्त को पंप करता है, हमारा हार्ट जब ब्लड को पंप कर देता है तो ब्लड कहाँ जाता है, हमारे लंग्स में, हमारे फेफड़े में आ जाता है। हम सांस लेते हैं, यहाँ से ऑक्सीजन पहुंचती है। सांस कहाँ पहुंचती है, फेफड़े में। हार्ट से क्या आ जाता है, यहाँ पर रक्त आ जाता है। रक्त में क्या है, आरबीसी। आरबीसी में क्या है, हीमोग्लोबिन। हीम माने क्या है, लोहा। ये वही लोहा ऑक्सीजन से क्रिया करता है और क्या बनाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, यानी अपने साथ ऑक्सीजन को ले लेता है, वो पूरे शरीर में फैल जाता है और हर कोशिका के पास ऑक्सीजन भेजता है। और यही ऑक्सीजन है जिससे हमारा ग्लूकोज, जो हमने रोटी खाई है, ग्लूकोज क्रिया करता है कोशिका के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया में, क्या, ग्लूकोज और ऑक्सीजन। तब उससे क्या मिलती है, ऊर्जा। तब मैं बोल पा रहा हूं, तुम सुन पा रहे हो, तुम्हारा दिल धड़क रहा है, तुम्हारा दिमाग काम कर रहा है, सबके लिए क्या जरूरी है, ऊर्जा।
यानी अगर लोहा ना हो तो हम जिंदा ही नहीं रह पाएंगे। समझ में आ रही मेरी बात? तो हमारे शरीर में क्या होता है, ये लोहा हीमोग्लोबिन के रूप में मनुष्य के रक्त में पाया जाता है। लोहे के निष्कर्षण में बात्या भट्टी का प्रयोग किया जाता है, यानी इसको जिसमें गर्म करते हैं इन्हें हेमेटाइट मैग्नेटाइट को से क्या कहते हैं, बात्या भट्टी। इसका निष्कर्षण मुख्यतः लाल हेमेटाइट अयस्क से किया जाता है। लोहे की मुख्यतः 3 किस्में होती हैं। लोहे कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार के। कौन सा? एक ढलवा लोहा, एक पिटवा लोहा, एक इस्पात। ढलवा लोहा सबसे निम्न कोटि का होता है, सबसे बेकार होता है। जितना उसमें कम कार्बन होगा उतना अच्छा माना जाता है। ढलवा लोहा सबसे निम्न कोटि का होता है। इसमें कार्बन की मात्रा कितनी होती है, 2.5%। 2.5, 2.5% होती है इसमें काय की मात्रा, कार्बन की मात्रा। सबसे बेकार लोहा कौन सा होता है, ढलवा लोहा। ढलवा लोहा से सिलिकॉन, सिलिकॉन जानते हो क्या होता है, सेमीकंडक्टर उपधातु, जिससे हमारे मोबाइल की सिम चिप वगैरह कंप्यूटर में सामान बने होते हैं, काय से, सिलिकॉन से। हम जो कार्ड डालते हैं जो सिम है वो सब काय से बनी है, सिलिकॉन से। ये सेमीकंडक्टर है, ये अर्धचालक है, इसमें थोड़ा बहुत करंट आता है, ठीक है। सिलिकॉन वैली भारत की बेंगलुरु है, विश्व की क्या है, कैलिफोर्निया, जहाँ पर कंप्यूटर उद्योग बहुत ज़्यादा फला फूल रहा है, उसे क्या कहते हैं, सिलिकॉन वैली कहते हैं। सिलिकॉन वैली है ना। मैग्नीशियम और फास्फोरस अशुद्धियों के रूप में पाए जाते हैं। ढलवा लोहे में क्या क्या पाया जाता है, सिलिकॉन, मैग्नीशियम, फास्फोरस गंदगी के रूप में पाए जाते हैं। पिटवा लोहा अपेक्षाकृत शुद्ध होता है। इसमें कार्बन की मात्रा 0.12 से 0.25, मतलब इसमें बहुत ही कम कार्बन की मात्रा है। तो ये उससे कैसा होता है, शुद्ध होता है। कार्बन की मात्रा जितनी कम होती है उतना ही ज्यादा शुद्ध लोहा माना जाता है। चादर और तार इसी से बनाए जाते हैं। सीट जो होती है, चद्दर, जो टीन चढ़े होते हैं हमारे घरों पे वगैरह। इस्पात या कार्बन की, इस्पात कार्बन की एक मिश्र धातु है। लोहे और कार्बन की एक मिश्र धातु क्या कहते हैं, इस्पात। इस्पात को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, स्टील। क्या कहा जाता है? हम लोग सामान्यतः समझते हैं कि स्टील मतलब क्या, कि अपने घर जो थाली बनी है, जो गिलास बना है, हम उसको समझते हैं स्टील। वो स्टील नहीं होता है, वो होता है स्टेनलेस स्टील। क्या होता है? वह एक प्रकार की मिश्र धातु है। क्योंकि स्टील क्या होता है, जो हमारे ये जो जो जालियां बनी हैं या हमारे घर में जो सरिया लगते हैं वो सब क्या होते हैं, स्टील होता है। जो काला लोहा होता है वो सब क्या होता है, स्टील होता है। उसमें क्या मिला होता है, लोहा और कार्बन। समझ में आ रही मेरी बात? और वो हमारे घर पे जो होता है वो क्या होता है, स्टेनलेस स्टील, उसमें जंग नहीं लगती, ठीक है। स्टेनलेस इस्पात, स्टेनलेस स्टील, इस्पात माने स्टील, का उपयोग बर्तन बनाने में, ब्लेड जो सेविंग की ब्लेड आती है, बाल बनाने में आदि में होता है। यह कठोर होता है। इसमें क्या मिला होता है, क्रोमियम की मात्रा 15%। जब लोहे में क्या मिला दो अपन, क्रोमियम। क्या मिला दो, क्रोमियम। इस्पात में क्या मिला दो, क्रोमियम। तो क्या कहलाता है वो, स्टेनलेस स्टील। समझ में आ रही क्या मेरी बात? स्टेनलेस स्टील से क्या बनते हैं, हमारे घर के बर्तन वगैरह बनते हैं, ठीक है ना। शुद्ध लोहा सफेद, मुलायम, रवादार धातु का होता है। इसमें चुंबकीय गुण पाया जाता है, क्योंकि चुंबक भी कैसे बनती है, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट। कैसे बनती है, मैग्नेटाइट से। कच्चा जो लोहा होता है वो प्राकृतिक चुंबक होता है, मैग्नेटाइट क्या होता है, चुंबक होता है, ठीक है। लोहे में जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है, आप लोग जानते हैं। लोहे में जंग लगना क्या होता है, Fe2O3। इसे क्या बोलते हैं, आयरन ऑक्साइड, लोहे ऑक्साइड। क्या बोलते हैं, समझ रहे हो? लोहे ने कार्य क्रिया कर ली ऑक्सीजन से, जंग का रंग कैसा हो जाता है, लाल हो जाता है। काय से वजह से हो गया कि लोहे ने क्रिया कर ली काय से, ऑक्सीजन से। तो हो क्या गया, वहां पर रासायनिक अभिक्रिया हो गई, लोहा और ऑक्सीजन मिला और क्या बन गया, लोह ऑक्साइड, Fe2O3। जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ जाता है। याद रख लेना, जंग लगने पर लोहे का भार क्यों बढ़ जाता है, कि उसमें क्या और मिल गया, ऑक्सीजन और मिल गया। नहीं सोचो कि जंग लगने पर भार कम, जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ जाता है, उसमें क्या मिल जाता है, ऑक्सीजन और मिल जाता है। इसमें जंग लगने वाला पदार्थ ऑक्साइड होता है, क्योंकि ये क्या है, ओ माने क्या है, ऑक्सीजन। ऑक्साइड क्या होता है, जंग लगाने वाला पदार्थ होता है, ठीक है। चांदी की बात करते हैं। अगली धातु कौन सी है, चांदी। प्रकृति में चांदी मुक्त और स्वतंत्र अवस्था में दोनों में पाया जाता है, यानी चांदी किसी के साथ भी पाया सकता है और अकेला भी पाया जा सकता है। ध्यान रख लेना, चांदी और सोना ये धातुएं, या हम कह सकते हैं कि चांदी है, धातु है, और एक और धातु हमारी कौन सी होती है, बहुत महंगी होती है, प्लेटिनम। प्लेटिनम को सफेद सोना भी कहा जाता है।
ये धातु इतनी महंगी क्यों है? लोहा तांबा एल्यूमिनियम इतने सस्ते क्यों हैं जबकि ये धातुएं बहुत महंगी हैं? कारण क्या है? कारण क्या है? कारण ये है कि जो लोहा, जो हमारा चांदी है, सोना है, ये धातु अक्रियशील धातु होती हैं। क्या होती हैं? सामान्यतः किसी से क्रिया नहीं करती। आपने कभी देखा है कि सोने में जंग लगा हो? कभी चांदी में जंग लगा हुआ देखा है कि साहब सोने में जंग लग गया? कभी नहीं लगता। जबकि लोहे में जरा जंग लग जाता है, तांबा भी खराब हो जाता है, सोना हमेशा वैसे चमकता रहता है पीला। थोड़ा सा भैया आपके धूल मूल से गंदा हो जाता, अलग बात है, आप जरा साफ कर लो फिर वैसे वैसे चमकने लगता है। तो यही कारण है कि ये धातुएं जो है बहुत महंगी, ये किसी से क्रिया नहीं करती, ये जैसी हैं वैसी ही बनी रहती। एक बार भारत से जब देश हमारा आज़ाद हो रहा था तो हमारे देश से बहुत बड़ा सोने चांदी के सिक्कों का जहाज भर के, खजाने को भर के अंग्रेजों का एक जहाज ले जा रहा था, जो यहाँ से ले गया। और ये पुर्तगाल के पास में, यहाँ पर क्या है पुर्तगाल, यहाँ से निकल के ये इंग्लैंड है, तो यहाँ से निकला इस फरस की गाड़ी, इस यहाँ से होते हुए यहाँ से निकल के कहाँ जा रहा था? इंग्लैंड जा रहा था। तो पुर्तगाल के पास में वो जहाज डूब गया पानी में। वो अभी 5-7 साल पहले वो जहाज पुर्तगाल के नाविकों को, गोताखोरों को मिल गया। उसमें पूरा का पूरा सोना चांदी सब ऐसा कैसा रखा था, जबकि समुद्र का पानी तो कितना खारा होता है, उसमें पड़ा रहता तो पूरा खराब, अगर लोहा होता तो पूरा जंग लग के खराब हो जाता। हालांकि ब्रिटेन के लोगों ने कहा कि नहीं हमारा है, उन्होंने कही हमरे तो मिलवे आ जाओ दे तुम्हें साबत। समझ रहे मेरी बात? तो ये चांदी धातु का निष्कर्षण मुख्यतः कैसे होता है? अर्जेंटाइन से किया जाता है। चांदी एक चमकदार थोड़ा सा नीलापन लिए हुए श्वेत धातु है, हल्का सा नीलापन होता है उसमें, जो विद्युत और ऊष्मा की बहुत अच्छी सुचालक मानी जाती है। करंट बिल्कुल आर पार जाता है, जरा में गर्म हो जाती है। धातुओं में चांदी विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक माना जाता है। याद रख लेना, अभी बताया था पहले नंबर पे चांदी, दूसरे नंबर पे तांबा, तीसरे नंबर पे एल्यूमिनियम। काय के मामले में? सुचालकता के मामले में। ठीक है। चांदी का उपयोग दर्पण बनाने में, जो कांच के, कोई कांच हो उसके एक तरफ हम काय से पोत दें, चांदी से पोत दें, तो हमें वो क्या बन जाता है? कांच, दर्पण बन जाता है। मिरर होता है ना, मिरर, उसके एक हिस्से को क्या कर दिया जाता है? पोत दिया जाता है, जिससे किरणें उससे रिफ्लेक्ट होके परावर्त होके वापस लौटती हैं। शीशे पर पॉलिश करने, सिक्के, आभूषण बनाने, दांतों को भरने में, आपके दांत फूले हुए उनमें क्या भर दिया जाता है? चांदी भर दिया जाता है। इसका उपयोग किया जाता है। चांदी के कुछ यौगिकों के उपयोग, कुछ यौगिक वेरी मोस्ट, हम ये चांदी के यौगिक मतलब क्या? चांदी तो है, उसमें कुछ और मिला दो, क्लोरीन मिला दो, ब्रोमीन मिला दो, कुछ मिला करके उससे क्या है, हम बहुत सारे जगह उसका उपयोग करते हैं। जैसे कि चांदी कृत्रिम वर्षा कराने में, कृत्रिम वर्षा समझते हो, पानी नहीं बरस रहा है, ऊपर से हम वर्षा करवा दें, छिड़क दें, क्या छिड़क दें उस पर? सिल्वर आयोडाइड, यानी कि उसमें क्या मिला है? सिल्वर है, Ag, आयोडीन का आई, तो ये क्या कहलाएगा? सिल्वर क्लोराइड। चांदी और आयोडीन, सिल्वर आयोडाइड से क्या होती है? कृत्रिम वर्षा होती है। ये पॉइंट भी मैंने आपको अगला पढ़ाया था, अगर आपको याद आ रहा हो तो। क्या कहा था मैंने? कि फोटोग्राफी में सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग किया जाता है। पढ़ाया था जब मैंने आपको पढ़ा रहा था रासायनिक अभिक्रियाएं, रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ा रहा था मैंने आपको, पढ़ाई थी ऊष्मा, ऊष्मा छेपी अभिक्रियाएं, है ना, ऊष्मा से, ताप से, विद्युत से, प्रकाश से, मैं बता पढ़ाया था मैंने। अब तुमको याद बिल्कुल नहीं आ रहा होगा। पढ़ाई थी मैंने आपको 4 प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं। कौन कौन सी अभिक्रियाएं थी? कौन बताएगा मुझे 4 प्रकार रासायनिक अभिक्रिया के बारे में? कौन बताएगा? हाथ उठकर बताओ कुछ 4 अभिक्रियाएं बता। है संयोजन, वियोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन। वियोजन के अंतर्गत 3 है ना, वैद्युत वियोजन, ऊष्मीय वियोजन, प्रकाशीय वियोजन। तो जो प्रकाशीय वियोजन पढ़ाया था उसमें मैंने बात करी थी, नीचे नोट लगा के लिखा हुआ था कि सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग चांदी का एक यौगिक है जिसका उपयोग काय में करते हैं? फोटोग्राफी में करते हैं। देखो फोटोक्रोमेटिक कांच बनाने में चांदी का उपयोग काय में? फोटोक्रोमेटिक एक कांच होता है, कांच के बारे में आगे पढ़ेंगे हम, कांच क्या होता है, कांच कितने प्रकार का बनता है। सिल्वर क्लोराइड का उपयोग किया जाता है। मतदान जब होती है, वोटिंग करने जाते हैं, स्याही लगाते हैं, स्याही लगी है सबके उंगली पे, के दौरान जो अंगुली पर स्याही लगाने वाली होती है वो कैसे बनती है? सिल्वर नाइट्रेट से। कैसे बनती है? ये उपयोग आपको दिए थे ना याद करने, वो सब उपयोग उसमें योगों के उपयोग आप पढ़ोगे तो सब मिलेगा आपको। चांदी के चम्मच में अंडा खाने पर चांदी
अंडे में उपस्थित गंधक, गंधक माने क्या, सल्फर, अंडे में जो सल्फर होता है वो चांदी से क्या कर लेगा, क्रिया कर लेगा, करके काले रंग का क्या बनाता है, सिल्वर सल्फाइड बनाता है, जो क्या हो जाता है, सल्फाइड क्या होता है, जहर होता है ना, जिससे चम्मच नष्ट हो जाता है। इस कारण चांदी के चम्मच से अंडा खाना वर्जित है, क्योंकि वो उससे क्या कर लेगा, क्रिया कर लेगा। सोने की बात करें तो प्रकृति में सोना मुक्त और संयुक्त दोनों अवस्था में पाया जाता है। सोना मुख्यतः कहाँ से मिलता है, क्वार्टजाइट से पाया जाता है। इसका निष्कर्षण क्लावेराइट, सिल्वेनाइट आदि से किया जाता है। शुद्ध सोने की शुद्ध कैरेट में व्यक्त किया जाता है कि भाई कितना कैरेट का, 24 कैरेट सोने की शुद्धता कायम व्यक्त करते हैं कैरेट में। 100% शुद्ध सोने को 24 कैरेट कहा जाता है, पर कभी भी 24 कैरेट का गहना नहीं बन सकता, क्योंकि बहुत ही ज्यादा वो लजलजा मुलायम होता है, इसलिए उसमें क्या मिलाना पड़ता है, अशुद्धि, है ना। हमारे जो गहने होते हैं वो 18 कैरेट के या 22 कैरेट के होते हैं, 22 कैरेट माना जाता है, कुछ 18 कैरेट के होते हैं, लेकिन 24 कैरेट का गहना नहीं बनता। बनाओगे तो मालूम चला कि अपने आप ही जो है मंगलसूत्र टपक ही गाओ, पनर का टपक गाओ। सोने की कुछ योगों के उपयोग देख लीजिए। रोल्ड गोल्ड, रोल्ड गोल्ड को कृत्रिम सोना कहा जाता है, झूठा सोना। इसमें 90% क्या होता है, तांबा, और 10% क्या होता है, एल्यूमिनियम। वो क्या कहलाता है, रोल्ड गोल्ड, बनावटी सोना। आयरन पायराइट्स को झूठा सोना कहा जाता है। कैसे कहा जाता है, आयरन पायराइट को झूठा सोना कहा जाता है। सोने के यौगिक आयरिक क्लोराइड का इस्तेमाल सर्प विरोधी सुई बनाने में, सर्प का जो सांप होता है, जहर होता है, उसका विरोधी सुई बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। काय का, और एक क्लोराइड का उपयोग। प्रमुख धातुएं और उनके यौगिकों के उपयोग आपको नोट्स में दिए, ये मैं 2-3 दिन से याद करवा रहा हूँ आपको। अब आपको यही याद करना है। फेरस ऑक्साइड नोट्स में देखो, नोट्स में नहीं दिए हैं ना तो यहाँ से करना। हरा कांच बनाने में, फेरस लवण निर्माण में, फेरिक यौगिक गहना पॉलिश करने में, फेरिक लवणों में निर्माण में, फेरिक हाइड्रोक्साइड प्रयोगशाला में प्रतिकारक के रूप में, दवा बनाने में, फेरस सल्फेट रंग उद्योग में, मोहन लवण बनाने में, फिटकरी का उपयोग जल को शुद्ध करने में, औषधि निर्माण में, चमड़ा बनाने में, एल्यूमिनियम सल्फेट कागज उद्योग में, कपड़े में, छपाई करने में, आग बुझाने में, मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मरकरी, प्लास्टर ऑफ पेरिस, कैल्शियम सल्फेट या जिप्सम, सब बताया, मैंने बताया तुम्हें। प्लास्टर ऑफ पेरिस में CaCO4 के साथ में 2 अणु जल के हैं, यहाँ पे कितना हो जाता है, और उसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस में कितना हो जाता है, 1.2 हो जाता है। जिप्सम में होते हैं 2, जब जिप्सम में कितने हैं 2, तो यहाँ कितना हो जाता है, आधा। बताया था मैंने आपको, ये कल आपको पूरा याद करना ये, ठीक है। साथ में मिश्र धातु, उनके जब 2 धातुओं को मिला दो तो क्या बन जाती है, मिश्र धातु। जैसे मैं कहूँ कांसा धातु मिश्र धातु है, काय से मिलकर बनी है, इसमें 75 या परसेंट याद करना है, 75% तांबा है, वो 25% टिन। पीतल जो होता है वो 70% तांबा और 25% जस्ता से मिलकर बनता है पीतल। घंटा धातु जो होती है वो 70% तांबा, 25% टिन। गन मेटल तांबा 88%, उसमें 2% जस्ता, 10% टिन। जर्मन सिल्वर होता है, उसमें तांबा, जस्ता, निकेल। स्टेनलेस स्टील जिससे हमारे घर के बर्तन बनते हैं, लोहा, क्रोमियम और निकेल तो क्या बनता है, स्टेनलेस स्टील। सभी वेरी मोस्ट हैं। और टांका जिससे लगाया जाता है वो टिन, शीशा मिला के क्या बनाया जाता है, टांका बनाया जाता है। और साथ में ये तत्वों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां। कुल ज्ञात तत्व कितने हैं, 118। प्रकृति तत्व कितने हैं, 94। कीर्तन तरीके निर्मित तत्व कितने हैं, 24। धातु कितने हैं, 91 तत्व उस पूरी आवर्त सारणी में। 118 में 91 क्या है, धातु। भू पर पट्टी सबसे अधिक पाया तत्व कौन सा है, एल्यूमिनियम। मिट्टी के तेल में रखे जाने तत्व कौन सा है, सोडियम। सबसे हल्का तत्व कौन सा, हाइड्रोजन। सबसे भारी तत्व कौन सा है, ऑस्मियम। हल्की धातु कौन सी है, लिथियम। द्रव धातु कौन सी है, पारा। द्रव अधातु ब्रोमीन। विद्युत का सुचालक चांदी। सबसे अच्छा अधातु सुचालक ग्रेफाइट। सबसे अधिक आघातन तत्व सोना। सबसे अधिक क्रियाशील अधातु तत्व फ्लोरीन। सबसे अधिक क्रियाशील होता है, इसके बाहर 7 होते हैं, कितने होते हैं, 7। एक को तुरंत ग्रहण कर लेता है ना। इन्हें क्या बोलते हैं, हेलोजेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हेलोजेंस।
सबसे अधिक क्रियाशील धातु तत्व कौन सी है? सीजियम। सर्वाधिक आयनन व्यवहार तत्व कौन सा होता है? हीलियम। ऐसे ही न्यूनतम आयनन व्यवहार सीजियम का। सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन प्राप्ति वाला तत्व क्लोरीन। सर्वाधिक ऋणात्मक तत्व फ्लोरीन। सबसे ज्यादा ऑक्सीकारक तत्व फ्लोरीन। सर्वाधिक गैस तत्व वाला वर्ग शून्य वर्ग, उसमें पूरी गैसें होती हैं। शून्य वर्ग कौन सा? 18वां। कौन सा? 18वां, है ना। 18वां वर्ग है वो, हीलियम, नियोन, क्रिप्टॉन, जिनॉन। ठीक है। एक परमाणु तत्व कौन सा होता है? अक्रिय गैस है। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन। और धातु कौन सी थी? एल्यूमिनियम। अधातु कौन सा है? सिलिकॉन। हड्डियों एवं दांतों का निर्माण कैसे होता है? कैल्शियम से। ठीक है। बस इस पीपीटी में आपको याद करने के लिए पर्याप्त मटेरियल है और ये कल के लिए आपको पर्याप्त होमवर्क है।